एक विश्लेषण था सतीश नागराजन जी का, लेकिन फिर भी एक टर्न अराउंड तो इसको हम कहेंगे। अब ये बात सही है कि जो दोनों रिजल्ट होते हैं, चाहे वो नेशनल के हों और विधानसभा चुनाव के, उनमें कम से कम पिछले सालों में तो कभी कोई सिमिलरिटी दिखी नहीं, एकदम उल्टे ही होते हैं इनफैक्ट। लेकिन यहाँ से, जैसा आपने शुरू में भी जिक्र किया था, कांग्रेस के लिए, उनके लिए एक जीत है तो एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी एक बार फिर से, जिसके लिए कुछ समय से स्ट्रगल करने लग गए थे नेशनल पॉलिटिक्स में। और बीजेपी के लिए भी कुछ विचार मंथन, क्योंकि अभी आगे और भी विधानसभा चुनाव हैं कि लोकल लीडरशिप को कैसे हैंडल करें, वहां की लोकल लीडरशिप को आपको कितना वेटेज देना है, मोदी जी के ऊपर कितना डिपेंड होकर चलना है किसी भी जगह के लिए, क्या ये सारे सवाल रहेंगे? देखिए, मैं दोबारा इसको रीट्रेट कर देता हूँ। हाँ। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा था, वो गलत है। उतने ही वोट अभी भी मिले इनको जितने पिछली बार मिले थे। मोदी मैजिक इज स्टिल देयर। इनफैक्ट कहीं तो एनालिसिस ये भी था कि ये उसी वजह से मिले। मैं भी मानता हूँ कि मोदी तो और कम हो जाता। हाँ, मोदी जी की वजह से इतने वोट आपको मिले हैं। और ये बात स्वीकार करनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी के लोगों को कि ग्राउंड पे आपको कैसे और इंटैक्ट रखना है। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा ना, उसमें जैसा हमने कहा कि बीजेपी के लिए अब ये एक लर्निंग है कि क्या टैक्टिकल वोटिंग अगर है कहीं पे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 5% का सीधा शिफ्ट करा के कांग्रेस ने वहां चुनाव जीत लिया, और ये किसी भी राज्य में भी हो सकता है। तो जो विपक्षी एकता की कोशिशें चल रही हैं, जहां पे बाइपोलर हो सकता है कि यानी 1-on-1 हो गया, वहां पे आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो होगा। क्योंकि अगर अभी मान लीजिए आपके पास 40%, लोकसभा में 37-38% वोट है बीजेपी के पास, राउंड फिगर में 40 मान लीजिए, बाकी के 60 है। तो अगर वो बाकी 60 एक प्रत्याशी लड़ रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अगर वो सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो स्ट्रेटजी अलग होगी। प्लस उसमें मोदी जी का अपना जो प्रीमियम जोड़ता है 10% वोट का, वो जुड़ जाता है। तो इसलिए एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कि यहाँ ऐसा राज्य में हो गया इसलिए लोकसभा में होगा। दिल्ली का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, केजरीवाल 67 सीट जीतने के बाद 7 सीट हारते हैं, है ना। राजस्थान में कांग्रेस जीतने के बाद सारी सीटें हारती है, मध्य प्रदेश में सारी सीटें हारते हैं। तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन नो डाउट आपको स्ट्रेटजी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर पोलराइजेशन की वजह से वोट शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कांग्रेस के लिए इसका बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जीत है, और इसको लेकर के जाके वो उन विपक्षी दलों के सामने बार्गेन करेंगे कि आप लोग जो मुझे एकदम डिस्काउंटेड मान के चल रहे थे, ऐसा नहीं है। वो चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, जो सुनते नहीं बीजेपी कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक बेटर पोजीशन में होगी विपक्ष की धुरी के रूप में, अपने लिए अपनी डील करने के रूप में। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है 2024 के लिहाज से, उनको ये बूस्टर है। ठीक है, अब खंडूरी साहब हैं तो एक प्रश्न ये बनता ही है। खंडूरी साहब, चलिए चुनाव तो जीत गए, लेकिन ये सवाल जरूर आ रहा है कि सीएम कौन, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार? मेरा इसमें जवाब यही होगा कि सीएम जो भी होगा कांग्रेस पार्टी का ही होगा। अरे आपने ये नहीं कहा कि वो विधायक दल तय करेंगे, भी जोड़ दीजिए ना साथ में। मैंने सिर्फ यही कहा आपको कि सीएम जो होगा कांग्रेस पार्टी का होगा, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। ये तो शीर्ष नहीं, सीरियसली ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। आपको ये क्लीशेज लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, पर इस समय तो मैं बोल भी नहीं सकता। शासन भी कुछ चीजें किसको बनना चाहिए, इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक निर्णय लिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी लेगी, और मेरे को ये लगता है, मेरा मानना है, बड़ा रियल पॉलिटिक्स वाला डिसीजन लिया जाएगा। और वही लिया जाएगा क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख भी है। और 2024 की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें देखिए ये बूस्टर है हमारे लिए, पर आसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा था मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, किसी भी हाल में खत्म नहीं, उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं हुआ, मेरा ये मानना है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और ये भी सही है, देखिए कि कर्नाटक में मैं खुद बोल रहा हूँ कि बीजेपी में जो लोकसभा की परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही है, और उससे 19 तक भी कोई फर्क नहीं आया। ये सब जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ उसको हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी गंभीर तरीके से। बट ये आशा की किरण है, और एक बहुत बड़ी किरण है ये हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है, देखिए मेहनत करना हमारा काम है, अपने उद्देश्यों पर लगना हमारा काम है, बाकी तो जनता हमें बताएगी। बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आई थिंक, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। और मेरा भी ये मानना है कि जो हम कांग्रेस पार्टी के जो सारे सदस्य हैं, एक बूस्टर है सबके लिए, सिर्फ कर्नाटक में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में। और अब ये भी बिल्कुल सही है कि जो पार्टी अब कर्नाटका में जो भी काम करेगी, जैसा भी वो निर्णय ले, वो मेरा मानना है जनहित में करेगी, और आगे का 24 के चुनाव भी देखकर करेगी जरूर।
जी, और ये प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट है जिसका जिक्र अभी नीरज जी कर रहे थे कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं, और वो जीत की बधाई दे रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस को उनकी कर्नाटक में जीत के ऊपर। तो पासवान साहब देखिए, अब ये ठीक है आपका कहना कि ये चुनाव है और हर स्टेट के चुनाव का विश्लेषण होता है, लेकिन जो आपका एक दक्षिण की धुरी थी, अब अभी तो आपके लिए एक ऐसी स्टेट थी, और आगे अभी नागराजन साहब ने भी कहा कि किस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ना है, आपने कहा आप देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो देश का ये जो पूरा दक्षिणी इलाका है, इसके लिए आपने कुछ अभी आगे चल के कर्नाटक आंध्रा के भी चुनाव होंगे और दूसरे चुनाव हैं, तो क्या उसमें पार्टी की एक अप्रोच रहेगी, किस तरीके से पार्टी चलेगी? क्या उसमें फिर राष्ट्रीय जो आपके लीडर्स हैं उनकी ही ऊपर जवाबदारी ज्यादा रहेगी, या फिर लोकल लेवल पर आपका फोकस ज्यादा होने वाला है? नहीं विपिन जी, देखिए दक्षिण में हमारी धुरी समाप्त हो गई है, ये कहना अतिशयोक्ति है। पौंडीचेरी में हमारी गठबंधन की सरकार है। कर्नाटक में सांसदों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सांसद नहीं कहा कि धुरी समाप्त हुई, मतलब फिर भी लगता है कि ये नहीं, मैं ये देखिए, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि उत्तर दक्षिण का एक नया डिबेट, एक नया विमर्श शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः ये कह देना, और लोकतंत्र हर स्तर पे होता है, लोकतंत्र पंचायती स्तर पे भी होता है। अभी आपको स्मरण होगा कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर जीएचएमसी के चुनाव थे, ग्लोबल हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां हम लोग पहली बार गए, वहां हम लोगों को आशीर्वाद मिला। तमिलनाडु में जहां हम लोग की पार्टी कन्वेंशनली पारंपरिक रूप से बहुत कमजोर रही है, वहां हमारे विधायक चुन के आए हैं, 4 विधायक चुन के आए हैं। आज वहां तमिलनाडु में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई जी, वो इतने सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता के कारण ही डीएमके की सरकार विवश होकर के अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हमारी सक्रियता बढ़ रही है, और आने वाले समय भी आप देखेंगे कि हमारे सांसदों की संख्या, हमारे सरपंचों की संख्या, हमारे मुखिया की संख्या, हमारे विधायकों की संख्या, हम लगातार उसमें काम कैसे करें। देखिए, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है विपिन जी, कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों से अलग कैसे है। और आप नीरज जी बेहतर जानते हैं कि भाई संगठन आधारित पार्टी होना, कार्डर बेस्ड पार्टी होना, बूथ आधारित पार्टी होना, शक्ति केंद्र आधारित पार्टी होना। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम विश्लेषण करेंगे? हम विश्लेषण इसलिए करेंगे कि हमारे शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, जिला प्रमुख, नगर प्रमुख, उन सबसे हम बात विचार करेंगे, कहां कमी रह गई है और उस कमी को कैसे पाटा जाए, आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि इस आज के नतीजे से और आज के दिन में मैं कहता हूं, और इस पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, और मुझे इस बात का स्वाभिमान भी है कि आज जो नतीजे स्पष्ट हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ईवीएम को लेकर के कुछ कहा क्या? मैं चुनौती देता हूं, और यही कोई भी पुराना चुनाव आप उठा करके देखिए, निरंतर कांग्रेस के नेता, विपक्ष के लोग कभी चुनाव आयोग पे, कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह, संदेह प्रकट करते रहे हैं। इसीलिए हम कम से कम आज आभार व्यक्त करते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं कांग्रेस के लोगों का कि उनकी जो आस्था है चुनाव आयोग में, उनकी जो आस्था है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वो पुनर्स्थापित हुई है और सशक्त हुई है। हम सबको मिलकर के, हम सबका काम यही है, हम सब जो भी राजनीति में है, हम सबका काम यह है कि संविधान को और संविधान के संस्थानों को सशक्त कैसे करना है, उनको मजबूत कैसे करना है, ना ही उस पर प्रश्न चिन्ह करना है। इसीलिए आज पूरे के पूरे दिन में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक स्वाभिमान का विषय है कि मेरे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने ईवीएम को लेकर के कुछ नहीं कहा, और पूरी विनम्रता के साथ, पूरे ह्यूमिलिटी के साथ, पूरे ग्रेस के साथ इस नतीजे को एक्सेप्ट किया है, विपक्ष में बैठना स्वीकार किया है, और विपक्ष में रह करके कर्नाटक के लोगों के आवाज को हम सशक्त करते रहेंगे, उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। जहां कमियां रही हैं उन कमियों पे हम विश्लेषण करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। विपिन जी, ओके। अच्छा खंडूरी जी, इस परिणाम से 24 वाले के लिए आप लोग क्या अपने लिए मैसेज देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि 24 का चुनाव जो मेरा अपना विषय है, इसके लिए तो एक तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एक तो ये परिणाम हमें बताता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका काफी लोगों ने मतलब उसके आखिरी संस्कार कर दिए थे, क्रिटिक्स से पूछें तो वो जिंदा है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी। दूसरा,
कि अगर संगठन, जो चुनावी हम समीक्षा कर रहे हैं, संगठन, नेता और हालात एक साथ जुड़ जाए तो ये बहुत ही संभव है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। मैं आपको सकती है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये खुद मानता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारे लिए, पर आगे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने यूपी के चुनाव के बारे में बताया, जो वहां पे नगर निकाय के चुनाव हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, नगर निकाय के, विधायक के और जो नेशनल लेवल के चुनाव होते हैं काफी अलग होते हैं। तो जो 2024 का चुनाव है, देखिए बहुत मंथन हुआ है पार्टी में पिछले 1 साल से। मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव के जो परिणाम आए थे तो हम ऐसे ही बैठ गए। हमारा एक उदयपुर रेजोल्यूशन निकला था, उससे भारत जोड़ो यात्रा जो हमने की थी उसकी वजह से की थी। काफी सारे बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं पार्टी में। मैं उसके बारे में बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, पर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है पार्टी में संगठन के तरीके से। हमारे देश जी के चुनाव भी हुए हैं, तो इसी रास्ते में अगर हम चले तो मेरा ये मानना है कि हाँ, हम जीत की कगार पर खड़े जरूर होंगे। मेहनत करने की जरूरत है, काफी मेहनत। चलिए ठीक है, तो ठीक है। हमारे लिए यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और विजय ग्रोवर साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए लेकिन आ गए हैं कार्यक्रम में, तो ब्रेक से लौटते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।